एक सेकंड। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार राष्ट्र से पार्ट ऑफ एग्जामपुर। हम एग्जामपुर क्लब से क्रांति। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, हम अक्षांश और देशांत रेखाओं के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने कल 15 क्वेश्चंस देख लिए थे। लगभग 10-5 क्वेश्चन और देखते हुए मैं राजस्थान ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपने पहले शायद ही देखे हों। ठीक है, तो आज एक बार सभी साथी लोग जुड़ जाओ, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्लास के शुरुआत करने से पहले हम प्रचार करते हैं। किसका करते हैं? कोर्स का। कोर्स कौन सा है? वीडियो मेंस का। वीडियो मेंस का, राजस्थान पुलिस का और अमृता देवी बैच यानी राजस्थान उसका वन रक्षक का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो मेंस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वन रक्षक की, तो आपके लिए वीडियो मेंस के लिए प्रतिज्ञा बैच है, राजस्थान पुलिस वालों के लिए पन्नादाय बैच है और आपके अमृता देवी बैच है आपके वन रक्षक वालों के लिए। तीनों बैचेज आपको खरीदना है तो मात्र 50%, मात्र है ना, मात्र 50% डिस्काउंट के साथ में आपको जो है दिया जा रहा है 749 रुपए में। 750 रुपए के अंतर्गत तीनों बैच आपको दिए जाएंगे। तो आप इसके अंदर आ सकते हैं धमाका कॉम्बो बैच के अंतर्गत, जिसको आपको जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह ये सब कुछ चीजें आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आपको मैंने कल क्लास में जो क्वेश्चन करा दिए थे, लगभग 15 क्वेश्चन करवा दिए थे अक्षांश देशांत रेखाओं के। आ जाओ, क्लास को शेयर कर दो यार एक बार। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये देखो 15th नंबर का क्वेश्चन देख लिया था, दो देशांत रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट देखा था, है ना। 16 लगा लेते हैं डायरेक्ट ही, क्या 15वें के पीछे पड़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? दो भागों में बांटती है। मैं जब जलवायु पढ़ाता हूं राजस्थान की, उसमें भी इस रेखा के बारे में डिस्कस करता रहता हूं। ठीक है, राजस्थान को विश्व को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो विश्व को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कि देखो, जैसे सपोज करो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटेगी तो इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन 0 डिग्री तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, विषुवत रेखा। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, कुछ भी आ सकता है वहां पर, आपका एग्जामिनर कुछ भी आपके सामने डाल सकता है। तो ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आइए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? बताओ, निम्न में से कौन सी रेखा के बराबर में जो है 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है होती है? तो आपको पता है, अगर आपको 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जानी है अक्षांश रेखा के अंतर्गत, तो आपको कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? ये कल भी अपने देखा ये प्रश्न, है ना। ये प्रश्न हमने कल भी देखा था। समान होती है, और समान होती है तो 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। और दो देशांत रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। ध्रुवों पर 0 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर। पढ़ा था ना आपने, मैंने पढ़ाया था आपको अच्छे तरीके से, चलेगा। नेक्स्ट, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास कैसा होता है? मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप पहले इसको बताओ, इस सवाल में आप क्या पढ़ रहे हो, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, बताओ, इसका उत्तर दो। ध्रुवों की तरफ जाने पर भाई
ठीक है, एक बार वापस देख लो इनको, वापस देख लो अभी तक जो बताया मैंने। यहां तक मैंने बता दिया था ना, वापस देख लो एक बार, ठीक है। अक्षांश, वृत्त व देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी उसको हम प्रत्येक अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम गोर कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को ग्रिड यानी जाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 0 डिग्री देशांतर रेखा के बीच का जो एरिया होता है वह क्या कहलाता है, इंग्लैंड। यानी 0 डिग्री देशांत रेखा का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है, रॉयल वेधशाला के द्वारा किया जाता है। आइए भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बता रहा था, तो भारतीय मानक समय रेखा का नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा विश्व के 5 देशों से होकर गुजरती है। उसमें पहला देश रूस है, चाइना है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, ठीक है। आ जाइएगा इधर की तरफ बात करें तो भारत में 5 राज्य आते हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आ जाते हैं 5 राज्य। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंदर जो नैनी नाम का स्थान आता है, वहां से जो है ये रेखा गुजरती है, यानी भारत के अंदर प्रवेश करती है इस नैनी नामक स्थान पर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने बात आती है कि ध्रुवों से जब हम भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, ध्रुवों से जब हम भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो 2 देशांत रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है, न कि घटती है, ठीक है। आइए 180 डिग्री देशांत रेखा किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कहते हैं। इस रेखा की विशेषताएं मैंने आपको बताई, एकमात्र देशांत रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है, इस रेखा को जलीय भाग से निकाला गया है, तिथि में अंतर नहीं है इसलिए इस रेखा को जो है निकाला गया है जलीय भाग से। 3 जगहों से इस रेखा को मोड़ा गया, कितनी जगहों से मोड़ा गया है, 3 जगहों से इस रेखा को मोड़ा गया है। 3 जगह कौन कौन से आती है, तो बेरिंग सागर, एल्वेसन द्वीप और फिजी द्वीप। बेरिंग सागर के जस्ट ऊपर की तरफ बेरिंग जलसंधि आती है जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, जिसमें रूस और यूएसए 2 देश आते हैं। एल्वेसन द्वीप प्रशांत महासागर में है, फिजी द्वीप न्यूजीलैंड का एक द्वीप है। इस रेखा से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं यानी पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो 1 दिन में कमी आती है, जबकि इस रेखा से हम जब पश्चिम की तरफ जाते हैं, यानी ये आपके सामने आता है पश्चिम दिशा, तो जब हम पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो 1 दिन में बढ़ोतरी होती है यानी वृद्धि होती है। यही बात मैंने अभी तक आपको बताई है। तो यहां पर आपको मानक समय रेखा प्रत्येक देश की अलग अलग होती है, एक होती है तो ध्यान रखेंगे असमान होती है, अलग अलग होती है। तो ध्यान रखेंगे मानक समय रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो ध्यान रखें प्रत्येक देश के देशांतरीय अंतराल के आधार पर, ठीक है, प्रत्येक देश के देशांतरीय अंतराल के आधार पर इस रेखा का निर्धारण किया जाता है। किसका, इस रेखा का। भारतीय मानक कोई सी भी देशांत रेखा हो, कोई सी भी मानक समय रेखा हो, चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो, तो उस देश का देशांतर, भारत का देशांतर विस्तार कितना है तो उसी के आधार पर आप, जैसे 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आप 97 डिग्री 25 मिनट तक जाओगे, तब उसको माइनस करो, माइनस करोगे तो आपके सामने 29 डिग्री 18 मिनट या 30 डिग्री आ जाएगा। उसका माध्य निकालोगे आप, माध्य निकालने के बाद आपके सामने कितना निकल कर जाएगा, ये निकल कर आएगा 82 डिग्री 30 मिनट। और पूर्व में है भारत 0 डिग्री से, तो यह पूर्वी देशांतर रेखा। इस प्रकार आपके सामने जो है भारत की मानक समय रेखा कौन सी हो जाएगी, यह हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 0 डिग्री अक्षांश वृत्त और 0 डिग्री देशांतर वृत्त, ये दोनों आपस में कहां पर मिलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में कहां पर मिलते हैं, उत्तर दीजिए। सब दो दे के उत्तर दो।
ठीक है। चलिए यहां पर आती है आपके सामने गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी कहां पर है? देखो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सॉरी 0 डिग्री देशांत रेखा है, और ये आती है आपके सामने 0 डिग्री देशांत रेखा। वो 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश। अब ये दोनों रेखाएं आपस में कहां मिल रही है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये रेखाएं मिल रही है आपस में अफ्रीका के पश्चिम में स्थित गिनी की खाड़ी में, ठीक है, यहां पर जो है रेखा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, विश्व की एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी देशांत रेखा किसे कहते हैं? कॉमन सेंस की बात है, बताया हुआ है मेरा, उत्तर दो इसका। शाबाश। चलिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री देशांत रेखा को हम क्या कहते हैं? एक रेखा कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी देशांत रेखा कहते हैं। विश्व की एकमात्र टेढ़ी मेढ़ी देशांत रेखा। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर भूगोल के ऊपर अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो आपको मैपिंग अच्छे तरीके से क्लियर आनी चाहिए। चाहे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग क्लियर होनी चाहिए, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान ज्योग्राफी के राजस्थान का जो मैप है वो पूरा होना चाहिए आपका क्लियर, और यदि आप राजस्थान के अलावा इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया का मैपिंग आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आपका माइंड सेट रहे। आपके रूम में आप कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो, जिस टेबल और कुर्सी पर बैठ करके आप तैयारी कर रहे हो, उसी कुर्सी के पास में सामने साइड में कहीं पर भी आप उस मैप को टांग दो कहीं पर भी। मैप 2-3 प्रकार के लेकर के हो, एक ब्लैंक मैप लेके आओ, एक पॉलिटिकल मैप लेके आओ, एक फिजिकल मैप लेके आओ। फिजिकल मैप में आपको पता पड़ेगा कि भारत कहां से ऊपर है, कहां से नीचे है, कहां से बीच में है, यानी भारत का पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन सा है, कहां पर कौन कौन सा, जैसे वृहद हिमालय देखना चाहते हो तो ये आप जम्मू कश्मीर से यहां तो पहला तो फिजिकल मैप हो जाएगा। पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आप हर एक राज्य को देख सकते हो और उस राज्य की राजधानी को देख सकते हो और उस राज्य का नक्शा देख सकते हो कि राजस्थान ऐसा है, ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप हो गया। खाली मैप इसलिए कि जब भी आपने पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप की जरूरत नहीं पड़ी तो आप क्या अपने खुद के हाथों से जो है अंगुली लगा लगा करके खाली मैप पर आप कर सकते हो कि ये अच्छा ये जिला, ये राज्य, वो ये फलन, ये तो तीनों के मतलब कि आपको 9 नक्शे लेकर के आने पड़ेंगे हर एक राज्य के, हर एक मैप के। वर्ल्ड के 3 नक्शे लो, इंडिया के 3 नक्शे लो और राजस्थान के 3 नक्शे लो। सर हमें कोई स्कूल थोड़ी खोलनी है, हमें कोई कॉलेज थोड़ी खोलनी है जो हम नक्शे लेकर के आए, ठीक है, लेके आ जाओ। आप राजस्थान में रहते हो, राजस्थान में रहते हो तो आपको पता चलना चाहिए। जैसे मैं आपको पूछूं कि मैं गंगानगर जाना चाहता हूँ तो मैं गंगानगर कौन सी दिशा में जाऊँगा, मुझे पता ही नहीं है, डायरेक्शन ही पता नहीं है। कई लोगों को पता, ये भी पता नहीं है दायां बायां किधर है, दिशा के बारे में ज्ञान नहीं रहता कि तुम अभी कौन सी दिशा में मुंह करके बैठे हो, मैं कौन सी दिशा में खड़ा होकर के आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं है तुम्हारे को। बस बड़े वाले भैया ताऊ जी के लड़के ने तैयारी की थी, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, वो एसआई में सेलेक्ट हो गया तो मैं आरएस में सेलेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बस ये तुम्हारा जो है मेन एम रहता है और कोई एम नहीं है। देख देख के तुम तैयारी करते हो, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आग नहीं है। मैंने वो एक कहानी बताई थी ना आपको, गधों की रेस के अंदर गधे के पीछे आधा किलो मिर्ची डाल दी जाती है तो गधा जो है उस रेस को 6 महीने तक ही पूरा कर, मतलब 6 महीने में 3 रेस हो जाती है, रुकता ही नहीं है गधा। तुम्हारे अंदर वो गधे जैसी आग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे मिर्ची डालने वाला कोई नहीं है।
तुम्हें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। तुम देख देख के काम करते हो। अच्छा वो ओहो वो रेड चिप के जूते पहन रखा है, तो ले मैं वुडलैंड के जूते लाऊंगा, नाइकी मैं रिबॉक लाऊंगा, है ना। तो ऐसे देख देख के तुम तैयारी करते हो, देख देख के काम करते हो। ऐसे पड़ोसी के घर में आज पलंग आया है, मैं भी पलंग लाऊंगा। फ्रिज आया है, मैं भी फ्रिज लाऊंगा, उससे बढ़िया ब्रांड का लेके आऊंगा। देख देख के जीवन जीना जीवन नहीं है। खुद के लाइफ स्टाइल खुद तय करो कि मुझे रहना कैसे है। मेरी अगर मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, घर वालों के दम पे, घर वालों के जब जोर जबरदस्ती से अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, मत करो, आप छोड़ दो इसको। क्योंकि आप जॉब लगने के बाद में भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। गवर्नमेंट जॉब लगता क्या, पैसों के लिए? सबसे बड़ी गलतफहमी है आपके, पैसों के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है। स्थायित्व के लिए, स्थायित्व के लिए कि प्राइवेट नौकरी करूंगा तो इधर उधर दर दर ठोकरे खाता रहूंगा, यहां कभी यहां कभी वहां कभी, इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो कि वहां पर स्थायित्व है, वहां पर मैं सिक्योर हूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता वहां से। क्या आप इसके लिए श्योर हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब से कोई हटा नहीं सकता? बताओ, कोई हटा नहीं सकता। और मैं कह दूं आपको, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला, गवर्नमेंट जॉब करने वाला नहीं, तैयारी करने वाला, गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले अंदर कितना ही ईमानदार हो, जॉब लगने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें बेईमानी के लक्षण आ जाते हैं। पक्का है, डेफिनेटली। लालच बुरी बला है, लालच आता ही आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप जिस ऑफिस में काम करने के लिए जाओगे, वहां पर ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, आप नाना प्रकार के लोगों को देखोगे, वैसी संगत में रहोगे, वैसे रंगत आएगी, अपने आप उस वातावरण में ढल जाओगे। फिर आप क्या कर दोगे? भ्रष्ट अधिकारी बन जाओगे, भ्रष्ट कर्मचारी बन जाओगे। फिर आप रिश्वत लेना चालू कर दोगे। एक बार रिश्वत ले ली ना, मैं कह रहा हूं ना, जैसे भांग का नशा होता ना, अफीम, चरस का, सिगरेट का, दारू का नशा होता ना, वैसे रिश्वत का नशा हो जाएगा आपको। आप ऐसे नशे लेने लग जाओगे। फिर आजा, हाँ कई काम कराना था, आजा, साहब का साइन कराबा का 5,000 रुपये लागी दे, ऐसे आपके काम होंगे। एक दिन क्या होगा? बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है? एक दिन तो पकड़ी जाती है ना, पकड़ी जाती है ना, एक दिन आप पकड़े जाओगे। मोबाइल ऊपर वाली जेब के अंदर पड़ा है, कैमरा चालू है, आप रिश्वत दे रहे हो, आपकी पूरी फोटो रिकॉर्डिंग हो रही है वहां पे, आपने इतना दिमाग नहीं लगाया, रिकॉर्डिंग हो गई, वीडियो वायरल हो गई, वायरल होते ही गवर्नमेंट तक सबको सूचना पहुंचेगी, तो फिर आपका क्या होगा? सस्पेंड हो जाओगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप घर बैठ जाओगे। तो अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट जॉब में स्थायित्व कहां रहा आपका? स्थायित्व अगर उतने ही जितने ईमानदार आप पहले थे, प्राइवेट जॉब के अंदर भी आप अगर ईमानदार रह जाओ, तो स्थायित्व तो प्राइवेट जॉब में भी है। प्राइवेट जॉब के अंदर अगर इतना बड़ा कांड कर दोगे तो मोहल्ले में बात नहीं फैलती है। सरकारी जॉब के अंदर आप अगर कोई ऐसा कोई कांड कर देते हो तो मोहल्ले क्या, पूरे भारत राजस्थान में न्यूज के चैनल पर आपकी जो है खबरें चलती है कि फलाने विभाग के इस अधिकारी ने इतने रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। समझ पा रहे हो? तो मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो, फूटिया डोलो, तैयारी तो करो, लेकिन अपने इंसानियत को अंदर की तरफ जिंदा रखो। ठीक है? हर एक जगह पर कहीं भी जाओ, ईमानदार रहो बस। ठीक है ना? तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात। तो अंदर की तरफ आग पैदा करो। कल मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक साथी का मैसेज आया था कि सर तैयारी करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कभी पॉइंट नंबरों से रह जाते हैं। अभी PSI का फिजिकल था, उसका तो फिजिकल में भी रह गया वो। सर रिटर्न एग्ज़ाम सबसे भारी होता है, मैं पहली बार रिटर्न एग्ज़ाम पास किया, मज़ा आ गया सर, घर वाले खुश हो गए। घर वालों ने तो ऐसे सोच लिया कि मैं जॉब लग गया, लेकिन फिजिकल ने मेरी सर अरमानों पर पानी फेर दिया। घर वाले निराश हो गए सर। दुख तो घर वालों को भी हो रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि सर कोई बात नहीं बेटा,
अगली बार करना तैयार। सर अब मुझे विश्वास है कि मैं अगली बार किसी भी भर्ती के अंदर पास नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना डिमोरलाइज हो चुका हूँ। तो केवल और केवल मात्र पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। थोड़ा अंदर की तरफ आपको जो है, मैं कहता हूँ ना, अंदर की तरफ जो आग लगने वाली जो बात होती है ना, वो लगना बहुत जरूरी है। अपने काम के प्रति ईमानदार हो ना। पढ़ाई कर रहे हो आप, आपके माता पिता के साथ धोखा कर सकते हो, आप मेरे साथ, गुरु के साथ धोखा कर सकते हो। क्या आप अपने आप के साथ धोखा कर सकते हो? बताओ। आप अगर पढ़ाई से जी चुरा रहे हो, आप अपने जो भी कर्म कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं था, मैं मेरे कर्म से, मैं क्लास लेने से जी चुराता, मैं घर जा रहा हूं तो रिकॉर्ड नहीं करके गया क्लास को। जैसे ये रिकॉर्ड चल रही है अभी क्लास आपकी, है ना, तो ये रिकॉर्ड चल रही है तो रिकॉर्ड करके नहीं जाता, तो काम से जी चुराया ना मैंने। काम से जी नहीं चुराने के लिए मैंने आपके लिए काम किया है, रिकॉर्ड। तो अपने काम से जो कर्तव्य है उसको तो प्रेम करो। आप उसको ईमानदारी से नहीं कर रहे हो तो फिर आपका जीना ही दुभर है, मर जाओ आप, गोली खा लो एक दो। हर साल नई नई बीमारियां लॉन्च होती है, एक दो बीमारियों को लेकर निकल लो दुनिया से, कोई मतलब नहीं ऐसे लोगों का यहां जीना। समझ रहे मेरी बात को? चलो आ जाओ। अब मैं नेक्स्ट आपके सामने टॉपिक लेता हूं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब वो प्रश्न कौन कौन से, ध्यान देना। मुझे पता है क्लास रिकॉर्डेड है। कुछ लोग क्लास को लेफ्ट करके चले गए होंगे, कुछ लोग इस क्लास को देख रहे होंगे, कुछ लोग कमेंट करेंगे सर आगे पढ़ाओ ना, क्या बकवास करने लग गए। क्या बोलूं तुझे? कुछ शब्द है मेरे पास बोलने के लिए? कुछ भी नहीं। खड़ा हो, जहां पे बैठा ना खड़ा हो एक बार। जिस कमरे में मम्मी बैठी है ना, मम्मी को देख के आ। कुछ भी मत बोलना, चुपचाप खड़ा हो, कमरे में जा, मम्मी को देख के आ, मम्मी क्या कर रही है, और चुपचाप वापस आके बैठ जा। और फिर अंदर ही अंदर एक दो बातें जरूर तेरे चलेगी, दिमाग में चलेगी कि यार मम्मी को आस है मुझसे। फिर शाम को पापा आएंगे, खाना खाएंगे, पापा जब टीवी के सामने कहीं भी बैठेंगे, बाहर पोर्च में बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, एक बार पापा को देखना, चुपके से देखना। और अंदर ही अंदर मुस्कुराएगा तो स्माइल तो होगी, देखना एक बार पापा को, शकल देखना, शकल देख के वापस तू चुपचाप, कहना किसी को नहीं है, अंदर मन में बात करना सीखो, अंदर ही अंदर बात करना सीखो कि यार पापा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। बहुत कुछ सोचते हैं पापा तेरे। एक चीज बताऊं आपको, आपके पापा इतने भोले हैं कि आपके पापा का कोई किसी सरकारी कर्मचारी से संपर्क होता है ना, तो वो उस सरकारी कर्मचारी से आपके लिए बात करता रहता है कि यार मेरा बेटा भी है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, MA BEd है, 3-4 साल हो गए नौकरी की तैयारी कर रहा है, अभी तक नहीं लग पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रहा है, किस्मत काम नहीं कर रही है, आरक्षण मार रहा है, फलाना ढिमकाना ये कर। यार तेरे ऑफिस में कोई काम हो, मतलब तेरे ऑफिस में कोई अधिकारी हो ऐसा, उससे संपर्क करा देना, 10 लाख 5 लाख 20 लाख जितने भी लगेंगे दे दूंगा यार, मेरे बेटे की लाइफ सेट कर दे। पिताजी की चाहत है कि मैं जब तक जिंदा हूं, मैं जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, उससे पहले पहले मेरे बेटे की लाइफ को सेट कर दूं। समझ रहे हो मेरी बात को? भोले हैं पिताजी। और अब हर एक आदमी जागरूक हो चुका है। क्यों? क्योंकि रीट के धांधली भजन लाल भजन करते करते जेल में चला गया। ऐसे तो कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करना है, इन चीजों से बचना है। अपने आप को धोखा मत दो, अपनी जगह पर ईमानदार बने रहो। अगर आपको पता चल जाए कि पिताजी ऐसा काम कर रहे हैं तो पिताजी को तुरंत मना कर दो कि पिताजी नहीं, ऐसी भी क्या जॉब लगनी, पैसे दे करके लग रहे हैं, जिंदगी भर में अपने आप को गिन नजरों से देखता रहूंगा कि यार पैसे दे के लगाया, मेहनत से नहीं लगा, मजा नहीं आएगा, जॉब करने का ही मजा नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं आपको, मेहनत करके जॉब लगो, मजा उसी में है। ठीक है, आज सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए। हालांकि ये करवा चुका हूं मैं, इस सवाल का जवाब आपको आज ऑफलाइन कमेंट के अंदर देना है। ठीक है, आज की ऑफलाइन कमेंट के अंतर्गत इस सवाल का आप मुझे जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे इसी पीडीएफ इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम।